एक अंतरिक्ष यान जिसका नाम ओरिजिन है एक दल को थिया ले जा रहा है जो पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह है। मध्य मार्ग में शून्य हाइपरस्लीप से जागता है और उसका पॉड पानी से भर जाता है। उसे धोते हुए फर्श पर फेंक देता है। वह अपने लिए रखे गए कपड़े पहनता है और दूसरों की तलाश में निकलता है। तभी अलार्म बजने की आवाज सुनाई देती है। फिर वह लाना से टकराता है और वे छायाओं में कुछ हिलता हुआ देखते हैं। जैसे ही वे चारों ओर देखते हैं वे फिर से अलार्म सुनते हैं जो और लोगों के जागने की घोषणा करता है। अब जो सभी लोग जाग चुके हैं वे यात्री हैं, काम करने वाले दल नहीं, और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि पॉड्स ने उन्हें क्यों बाहर निकाल दिया अगर वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। स्थिति पर चर्चा करते हुए शून्य सोचता है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। टोक्यो में वह याकुजा का हिस्सा हुआ करता था जबकि उसका भाई ताकेशी एक पुलिस अधिकारी था। ताकेशी जानता शून्य अपराधी जीवन फंसा है और उसे थिया परियोजना के बारे में बताया ताकि वह भाग सके। शून्य ने एक विशेष प्रस्तुति में जाने और कुछ चश्मा पहनने के लिए सहमति दी। इसने उसे थिया के सभी लाभ दिखाए जो अब तक खोजा गया एकमात्र ग्रह था जो मानव जीवन को बनाए रख सकता था। यह अभी भी उपनिवेशित किया जा रहा था, इसलिए उन्हें वहां काम करने के लिए और लोगों की आवश्यकता थी। कोई भी स्वयं सेवक एक नई शुरुआत के साथ एक नया जीवन शुरू कर सकता था, जिसने शून्य को उन सभी लोगों सोचने पर मजबूर किया जिन्हें उसने याकुजा के लिए मारा था। शून्य ने सोचा कि परिपूर्ण था और वह तभी जाएगा जब ताकेशी साथ आए। कुछ दिनों बाद जब ताकेशी एक खतरनाक मामले के बीच में था, उसने शून्य को फोन किया पुष्टि करने के लिए कि वह साथ जाना चाहता है, लेकिन उन्हें उसी रात को जाना होगा क्योंकि पुलिस शून्य के पीछे थी। पुलिस को पता चला ताकेशी उनके खिलाफ था और शून्य को गोली लगी, पर वह भाग गया। ताकेशी ने उसे ढूंढा और अपार्टमेंट पहुंचने में मदद की, पर याकुजा वहां थे और ताकेशी को मार डाला क्योंकि वह पुलिस वाला था। कुछ दिनों बाद गिरोह के सरगना ने शून्य को एक पुलिस वाले से दोस्ती करने के लिए पीटा। जब वह घर गया तो शून्य ने लगभग खुद को डिलीट कर लिया था, लेकिन उसके भाई की एक तस्वीर ने उसे रोक दिया। इसके बजाय उसने अपने बॉस के पिता को ढूंढा और फोन पर उसे गोली मार दी। फिर बॉस ने उन्हें ढूंढ लिया और शून्य पिता को गोली मारने के लिए तैयार हो गया। खुशकिस्मती से बॉस के साथ आया गार्ड शून्य का दोस्त था और उसने बॉस को गोली मार दी ताकि वे अंततः आजाद हो सके। समूह जहाज की खोज शुरू करता है ताकि उत्तर मिल सके और वे एक बहुत ही तेज हवा वाले कमरे में पहुंचते हैं। लाना, शून्य, पोती और एक और व्यक्ति सीढ़ियां लेने और ऊपरी मंजिल पर जांच करने के लिए स्वयंसेवक बनते हैं, लेकिन वे अभी भी किसी को नहीं ढूंढ पाते और अगली मंजिल पर चढ़ना शुरू करते हैं। मुख्य डेक पर बाउम एक बटन ढूंढता है और समूह के आधे लोगों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए उसे दबा देता है। एक और अलार्म बजता है और सीढ़ियां गायब होने लगती हैं, इसलिए तिकड़ी को जल्दी करनी पड़ती है। शॉन और लाना सुरक्षित रूप से अगली मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति गिरकर मर जाता है। जब हर कोई घबरा जाता है तो एक लिफ्ट खुलती है और बाउम उन्हें आगे बढ़ने के लिए मना लेता है। शॉन और लाना अगली मंजिल पर खून के धब्बे पाते हैं। वे नियंत्रण कक्ष में छोड़ा खाना पाते हैं, पर क्रू नहीं मिलता। जल्द ही अन्य लोग जुड़ते हैं। ली स्क्रीन छूता है, लाइट्स सक्रिय होती हैं। फिर केटी एक छोटा रेडियो पाती है और एक क्रू सदस्य से संपर्क करने में सफल होती है जो मदद की गुहार लगाता है। जैसे ही वह कहता है कि वह सेल में है, सबसे निचले रिंग में 50, वह आदमी अचानक चिल्लाता है और ट्रांसमिशन समाप्त हो जाता है। शॉन, लाना, एबिगेल और हेनरी उसे खोजने के लिए जाने का स्वेच्छा से प्रस्ताव करते हैं। जब वे लिफ्ट लेते हैं, ली स्क्रीन को संभालना जारी रखती है और जहाज के कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करती है। वह पता लगाती है कि अन्य यात्री और क्रू सदस्य अंतरिक्ष यान से 1 घंटे पहले ही निकल गए थे जब समूह जागा था, क्योंकि जहाज को एक क्षुद्र ग्रह ने टक्कर मारी थी। शॉन की टीम की ओर वापस आते हुए वे निचली मंजिलों तक पहुंचते हैं और वहां जानवरों के साथ पूल पाते हैं। अचानक एबिगेल पर खून की एक बूंद गिरती है और वह ऊपर देखती है तो उसके पास एक बंदूक के साथ एक शरीर देखती है। उसका टैग कहता है कि उसका नाम एवलिन है और वह एक क्रू सदस्य है। उसी समय वे एक दरवाजे के पीछे से मदद के लिए पुकार सुनते हैं, इसलिए लाना और शून बंदूक लेकर जांच करने जाते हैं। जैसे ही वे अंधेरे गलियारे में गायब होते हैं, एवलिन जाग जाती है और कहती है किसी को भी उस दरवाजे के पीछे नहीं जाना चाहिए। अंधेरे कक्ष में एक भयानक गंध और एक चिपचिपा पदार्थ है। चारों ओर देखने पर पता चलता है कि जहाज से टकराए क्षुद्र ग्रह में कई शव हैं। अचानक शून एक आदमी से चौंक जाता है और वह अपनी रक्षा करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। वह आदमी उन्हें चेतावनी देता है कि बाहर निकल जाए, इससे पहले कि उसका शरीर सभी प्रकार के विचलित करने वाले कोणों में मुड़ने लगे, और अंदर शब्द कहता है इससे पहले कि उसकी आंखें फट जाएं, और वह मर जाता है। उसी समय वे मदद के लिए एक और चीख सुनते हैं और मैक्स को पाते हैं जो गंभीर रूप से घायल है और उसके पास भी एक बंदूक है। उसी समय एवलिन हेनरी और एबिगेल को बताती है कि मैक्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि एक एलियन क्षुद्र ग्रह के साथ आया था और यह लोगों के अंदर जा सकता है। जब लाना और शून्य मैक्स के साथ आते हैं तो हेनरी तुरंत उन्हें चेतावनी देता है और मैक्स भागने की कोशिश करता है। शून्य उसे जल्दी से कुछ बार मारता है ताकि उसे डिकंटेमिनेशन यूनिट में बंद किया जा सके। इसके बाद एवलिन समझाती है कि क्षुद्र ग्रह के टकराने के बाद यात्री मरने लगे। मैक्स ने उस पर हमला किया और उसे बताया कि उसके सिर में कुछ है, इसलिए उसने खुद को बंद करने का अनुरोध किया। एवलिन मैक्स को देखने के लिए कहती है और वे उसे ले जाते हैं, जिससे मैक्स कहता है कि वह झूठ बोल रही है। एबिगेल और मैक्स उसे नजरअंदाज करते हैं और एवलिन को इलाज के लिए ले जाते हैं, लेकिन लाना को यकीन नहीं है कि उन्हें किस पर भरोसा करना चाहिए। वह दोनों बंदूकों की जांच करती है और पुष्टि करती है कि एवलिन ने पहले गोली चलाई थी, इसलिए मैक्स समझाता है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई। लाना शून को मैक्स को रिहा करने और उसे भी चिकित्सा कक्ष में ले जाने के लिए मनाती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाता है कि लाना एक सीनेटर की बेटी की बॉडीगार्ड हुआ करती थी।
वह परिवार के करीब आ गई और उन्हें पसंद करने लगी, जिससे उसे दूसरे बॉडीगार्ड से चेतावनी मिली। हालांकि लाना और सीनेटर ने अंततः एक दूसरे को चूम लिया। इस ध्यान भटकाव ने कुछ अपराधियों को घर के अंदर चुपके से घुसने और सीनेटर को गोली मारने की अनुमति दी, इससे पहले कि उसने उन सभी को गिरा दिया। उसका साथी जल्द ही सीनेटर को ले गया, जबकि लाना लड़की को खोजने गई, लेकिन जब वह बिस्तर पर पहुंची तो वहां केवल तकिए थे। अचानक एक अपराधी ने लाना पर हमला किया और उसे फर्नीचर पर फेंकता रहा, जब तक कि उसने अपनी बंदूक नहीं पकड़ ली और उस आदमी को मार डाला। उसकी कुछ गोलियां अलमारी के आर पार चली गईं, और जब उसने उसे खोला तो वह अंदर लड़की को मृत देखकर तबाह हो गई। वर्तमान में ली को पता चलता है कि जहाज को थिया से जोड़ने वाली संचार प्रणालियां नष्ट हो गई हैं। लोगन घबराने लगता है और कमरे से बाहर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह इधर उधर घूमता है, उसे आवाजें सुनाई देती रहती हैं और अचानक केटी और वेनेशिया उसे चौंका देती है। लोगन उनकी चिंता को नजरअंदाज करता है और अगले कमरे में प्रवेश करता है, जहां उन्हें एक जिम मिलता है। थोड़ा पानी लेने के बाद महिलाएं मुड़ती हैं और देखती हैं कि लोगन गायब हो गया है। केटी और वेनेशिया उसे खोजने जाती हैं और चालक दल के क्वार्टर तक पहुंचती है, जहां उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। हालांकि यह सिर्फ बाउम है जिसने एक क्रू टैग पाया है और अब शॉवर का उपयोग कर रहा है। जब वे एक कंप्यूटर चालू करते हैं तो उन्हें एक कर्मचारी का वीडियो लॉग मिलता है। वह व्यक्ति खुशी खुशी अपना अनुभव साझा कर रहा है। अचानक स्क्रीन पर स्थिरता आ जाती है और एक अलार्म चालक दल को नियंत्रण कक्ष में बुलाता है, इससे पहले कि वीडियो काला हो जाए। समूह आगे बढ़ता रहता है और लोगन को ढूंढ लेता है। उसी समय वह हेनरी और एबिगेल को पाता है, जो बेहोश इवेलिन को जल्दी से चिकित्सा कक्ष में ले जाते हैं। हेनरी डॉक्टरी ज्ञान है और एबिगेल की मदद से वह उसका इलाज शुरू करता है। लोग बाहर हैं, लेकिन लोगन घबरा जाता है और बाहर चला जाता है। केटी उसका पीछा करती है और उसे दवा ढूंढते हुए पाती है। तभी वह जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसे द्वारा पड़ता है। वह उसे संभालने में मदद करती है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। जब लोगन जागता है तो वह केटी से यह राज छुपाने के लिए कहता है। इस बीच ली को पता चलता है कि वे थिया से 9 दिन दूर है और जहाज अभी भी अपने मार्ग पर है, इसलिए स्वचालित लैंडिंग प्रणाली उन्हें बचा लेगी। उसी समय ली की नाक से खून बहने लगता है और एरिक उसकी जांच करता है, लेकिन वह उसके सवालों से बचती है। लिफ्ट में सीन को एहसास होता है कि मैक्स यह भी नहीं बता सकता कि वह खून बहा रहा है। संदेह होने पर वह चिकित्सा टैग देखता है और प्रक्रियाओं के बारे में पूछता है, जिससे मैक्स उसे मारकर और उसकी बंदूक लेकर जवाब देता है। लाना उसे बंदूक की नोक पर रखती है और जवाब मांगती है, तो मैक्स टैग पढ़ता है और कहता है कि वह एक मानव चिकित्सा कर्मी है। लाना अपने PTSD के कारण जम जाती है और मैक्स शून पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा लॉक लगी होती है, इसलिए शून इस मौके का फायदा उठाकर उसे पीटता है और बंदूक वापस लेकर उसे मार देता है। चिंतित होकर यह जोड़ी आपदा क्षेत्र में वापस दौड़ती है और पता लगाती है कि एक शरीर गायब है। वे गू के निशान का पीछा करते हैं और पाते हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसलिए उन्हें हर स्तर की तलाशी लेनी होगी। शुन घबरा जाता है और लाना पर बंदूक तान देता है, सोचते हुए कि क्या वह उस पर भरोसा कर सकता है। लाना तुरंत उसे निहत्था कर देती है और बताती है कि उन्हें एवलिन से मदद मांगनी चाहिए। चिकित्सालय में एवलिन बेहोश है लेकिन स्थिर है। वह उस दिन को याद करती है जब उसने अपने परिवार को अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया था। उसके पिता गर्वित थे, लेकिन उसकी बहन नाराज हो गई क्योंकि वह उसे अकेला छोड़कर उनके मरते हुए पिता की देखभाल करने जा रही थी। यात्रा के दौरान एवलिन ने देखा कि हेनरी अपने पॉड में झटके ले रहा था और मैक्स ने उसे ऑक्सीजन स्तर ठीक करने में मदद की। जब चालक दल के सोने का समय आया तो एवलिन का पॉड खराब हो गया और जहाज की तेज रोशनी की किरण उसके चेहरे पर पड़ी, जिससे उसे अपने अतीत और भविष्य की कई झलकियां दिखाई दी। वह जाग गई और अपने पॉड से बाहर निकली, कमरे को खाली पाया। फिर उसने क्षेत्र की खोज की और पाया कि कई यात्री खून बहा रहे थे, लेकिन फिर वह सचमुच जाग गई। पता चला कि रोशनी ने एवलिन की आंखों को चोट पहुंचाई थी और मैक्स उसका इलाज कर रहा था। वे एक साथ समय बिताने लगे और एक दूसरे के करीब आ गए। आखिरकार मैक्स ने पट्टियां हटा दी और एवलिन की आंखें ठीक हो गईं, इसलिए उन्होंने एक चुंबन साझा किया। अगली बार जब चालक दल सोने गया तो एवलिन को यात्रियों के लिए एक हिंसक भविष्य की झलकियां दिखाई दी। जब क्षुद्रग्रह जहाज की ओर उड़ने लगे तो चालक दल अचानक अलार्म से जाग गया। अधिकांश को ढाल ने पकड़ लिया, लेकिन एक ने फिर भी उन्हें मार दिया। कंप्यूटर ने दिखाया कि सेल 50 में यात्री मर रहे थे, इसलिए मैक्स ने एक बंदूक ली और एक सहकर्मी के साथ जांच करने नीचे गया। दरवाजा 50 के पीछे, वे चीखें सुन सकते थे। कुछ मिनट बाद मैक्स ने रेडियो पर एवलिन से संपर्क किया और मदद की भीख मांगी, इससे पहले कि प्रसारण कट गया। एवलिन कप्तान को चेतावनी देने के लिए दौड़ी, जिन्होंने घोषणा की कि वे खाली कर रहे हैं क्योंकि एक एलियन जहाज पर था, इसलिए उसने सेल 50 में लोगों को मृत मान लिया। एवलिन ने अपने आदेशों को नजरअंदाज किया और अपने देखरेख में यात्रियों को खाली करने के बजाय मैक्स को ढूंढने चली गई, ये बताते हुए कि शॉन और अन्य लोग क्यों नहीं गए। जब वह सेल 50 तक पहुंची तो मैक्स ने उसे चेतावनी दी कि वह पहले से ही कब्जे में था, इससे पहले कि वह उस पर हमला करता, इसलिए एवलिन ने अपनी रक्षा के लिए उसे गोली मार दी। वर्तमान में फायर अलार्म बजने लगता है और हेनरी जांच करने के लिए जाता है। यह पाता है कि आपातकालीन बटन टूटा हुआ है, लेकिन आसपास कोई नहीं है। वह शॉन और लाना से टकराता है, जो उसके साथ वापस दौड़ते हैं। इन्फर्मरी में एबिगेल एवलिन की देखभाल कर रही है, जिसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एबिगेल सुरक्षा के लिए एक स्केल पेल पकड़ती है और ऑक्सीजन टैंक लेने के लिए बाहर दौड़ती है, लेकिन जब वह वापस आती है तो कोई उसे दरवाजे से मारकर बेहोश कर देता है।
यह एरिक है जो एवलिन का गला घोंटने की कोशिश करता है क्योंकि उसने पहले हमले के दौरान उसे देखा था और जानती है कि वह संक्रमित है। उसी समय अन्य लोग वहां पहुंचते हैं और एरिक का ध्यान भटक जाता है, इसलिए एवलिन एक स्केलपेल पकड़कर उसे चाकू मार देती है। एरिक भाग जाता है इससे पहले कि अन्य लोग उसे पकड़ सके। इस बीच लोगन बाथरूम जाता है लेकिन एरिक द्वारा गिरा दिया जाता है, जिसकी आंख से एक एलियन बाहर आ रहा है। लोगन मदद के लिए चिल्लाता है और केटी आती है, एरिक का ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाती है ताकि लोगन उसे धक्का दे सके। एरिक लिफ्ट की ओर भागता है, जैसे ही सीन आता है और दरवाजा बंद होने से पहले उसे गोली मार देता है। सीन और हेनरी खून के निशान का पीछा करते हैं और लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। जब वे मैक्स की लाश पाते हैं तो वे उसकी आंखों से एक छोटी सी टेंटिकल निकलती हुई देखते हैं। हेनरी उसे छूता है और एलियन तुरंत छिप जाता है, इसलिए वे शोध के लिए लाश को कंट्रोल रूम में ले जाने का फैसला करते हैं। चिकित्सा उपकरणों के बीच हेनरी को एक लेजर मिलता है जिसे वह मैक्स की उंगली का सिरा काटकर परीक्षण करता है। इससे हेनरी को वह दिन याद आता है जब उसे कुछ गुप्त सरकारी प्रयोगशालाओं से परिचित कराया गया था। नेता ने कहा कि वे हेनरी के डीएनए ज्ञान का उपयोग बीमारियों को ठीक करने के बजाय उन्हें उत्प्रेरित करने के लिए करना चाहते थे, एक राजनीतिक उत्पीड़क को मारने के इरादे से जीवन बचाने के लिए। हेनरी ने कड़ी मेहनत की लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला, इसलिए नेता ने एक अन्य वैज्ञानिक की मदद मांगी। प्रतियोगिता ने हेनरी को और अधिक काम करने के लिए प्रेरित किया और उसने मिशन के लिए सही डीएनए खोज लिया, जिसने सफलतापूर्वक दक्षिण अफ्रीका में राजनेता को मार दिया। टीवी पर अपने परिवार को देखकर उसे इसके बारे में अपराध बोध महसूस हुआ। वर्तमान में हेनरी मैक्स के सिर के ऊपर का हिस्सा काटना शुरू करता है और वे मैक्स के मस्तिष्क से जुड़े एलियन को पाते हैं, लेकिन वह सड़ रहा है। एलियन कीड़े जैसा है और यह एक मेजबान में प्रवेश करके पुनरुत्पादन कर सकता है, उनके व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। फिर लाना और सीन एरिक की तलाश में जाते हैं जो वापस सेल 50 में है और उसने एक रेडियो ढूंढ लिया है। वह इन्फर्मरी में वेनेशिया को कॉल करता है और मदद की भीख मांगता है, कहता है कि उसकी याददाश्त के टुकड़े गायब हैं और उसे नहीं पता कि उसने क्या किया। जल्द ही लाना और शून्य मुर्दा घर में पहुंचते हैं जहां वे एक शरीर के साथ रेडियो पाते हैं। उसी क्षण एरिक उनके पीछे दरवाजा बंद कर देता है और कमरे में ठंड को और बढ़ा देता है ताकि उन्हें धीरे धीरे मार सके। हेनरी और एबिगेल मैक्स को इन्फर्मरी में ले जाते हैं और एवलिन को पाते हैं, लेकिन वेनेशिया नहीं। उसी क्षण लाना उनसे मदद के लिए संपर्क करती है, जबकि शून्य ठंडी हवा के वेंट को धातु के टुकड़े से मारना शुरू करता है। चूंकि यह काम नहीं कर रहा है, वह ढक्कन को उंगलियों से खींचने का फैसला करता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। फिर वह मशीन को धातु से मारने की कोशिश करता है, केवल झटका लगने और गिरने के लिए। लाना फिर से कोशिश करने का फैसला करती है और समय पर ठंड को रोकने में सफल होती है। इस बीच वेनेशिया एरिक से मिलती है, जो माफी मांगता है और गिर जाता है। जब वेनेशिया करीब आती है, एरिक पुष्टि करता है कि वह अभिनय कर रहा था और उस पर हमला करता है। उसकी चीखें सुनकर हेनरी और एबिगेल अलग होने का फैसला करते हैं। एबिगेल मुर्दा घर तक पहुंचती है और लाना को सीन को ले जाने में मदद करती है। जब एरिक वेनेशिया को संक्रमित करने वाला होता है, हेनरी उसे पकड़ लेता है और दोनों आदमी लड़ने लगते हैं। वेनेशिया भागने की कोशिश करती है, इसलिए एरिक उस पर कूद जाता है और हेनरी भी उस पर कूद जाता है और लड़ाई जारी रहती है। फिर वेनेशिया एरिक को स्केलपेल से चुभती है और हेनरी दरवाजा बंद करने के लिए पीछे हट जाता है। एरिक वेनेशिया को मारने की धमकी देता है अगर हेनरी दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन हेनरी माफी मांगता है और इसके बजाय एयरलॉक खोल देता है, जिससे वेनेश और एरिक अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते हैं। कुछ समय बाद ली क्रूज क्वार्टर को अनलॉक करता है ताकि वे सो सकें। कमरा चुनने से पहले लोगन केटी को चूमता है। गिल्ट हेनरी को सोने नहीं देता, इसलिए वह एयरलॉक के पास जाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वहां खून है, जो यह दर्शाता है कि कोई छत के हैच से भाग गया। सोती हुई ली को अपने शरीर पर एक अजीब कीड़ा चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह जाग जाती है और समझती है कि यह एक बुरा सपना था। वह कमरे से बाहर जाती है और फर्श पर पानी पाती है, जिसका पीछा करते हुए वह एरिक का शरीर पूल में पाती है। जल्द ही हेनरी आता है और खून की जांच करता है, यह देखते हुए कि उसमें कोई गू नहीं है। इसका मतलब है कि एलियन आजाद घूम रहा है। एक और फ्लैशबैक दिखाता है कि ली पहले एक हैकर थी। वह एक गैंग लीडर के लिए काम करती थी, जिसने एक दिन उसे निकाल दिया ताकि उसकी जगह एआई को रख सके। बैठक तब समाप्त हुई जब उसने अपने चश्मे उतारे, यह दिखाते हुए कि यह सब ऑनलाइन था क्योंकि ली लोगों को छूने में असमर्थ है। हताश होकर ली ने एक एआई साथी को काम पर रखा और उसे एक परित्यक्त खेल में ले गई, जहां उसने उसकी नैतिकता फिल्टर हटा दिए। फिर ली ने उसे एक प्रोग्राम दिया जो उसने बनाया था, यह उम्मीद करते हुए कि एआई उसकी मदद करेगा अन्य एआईएस को गिराने में ताकि वह अपनी नौकरी न खोए। इससे एआई को बहुत सारा नया ज्ञान मिला। उन्होंने आभासी दुनिया में एक साथ बहुत समय बिताया और ली ने एआई को एक होलोग्राम भी दिया ताकि वह लोगों को छूना सीख सके। एक रात वे एक आभासी बार में गए और ली के पूर्व बॉस को देखा तो एआई ने एक योजना बनाई। वह उस व्यक्ति के पास गई और उसे ली के हैकिंग प्रोग्राम के साथ एक ड्रिंक दी, जिसे उसकी गर्दन पर किस करके सक्रिय किया। बॉस को एहसास हुआ कि यह एआई उसकी नहीं है और उसने उसे पकड़ लिया तो ली चिल्लाई। उसी समय एआई ने उस व्यक्ति के सिर पर एक गिलास तोड़ दिया। कई गार्ड्स आ गए, इसलिए ली को लॉग आउट करना पड़ा। उसने कुछ घंटे इंतजार किया और फिर से बार में लॉग इन किया और जब उसने एआई के पास जाने की कोशिश की तो गार्ड्स ने उसे घेर लिया। ली ने खुद को एक परित्यक्त वीडियो गेम में स्थानांतरित करके भाग निकाला, जहां उसकी एआई ने उसे ढूंढ लिया। उसने ली को चेतावनी दी कि गैंग उसके पीछे है, इसलिए ली के पास भागने का एकमात्र मौका था थिया प्रोजेक्ट में शामिल होना। फिर एआई ने उसे चूमा ताकि वह उसके बारे में जो जानकारी थी उसे स्थानांतरित कर सके और फिर गायब हो गई। इसके बाद ली ने सब कुछ एक चिप में डाउनलोड किया और उसे अपनी त्वचा के नीचे छिपाने के लिए सर्जरी करवाई।
ली खुद को अपने डर को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर है और आहन री की मदद करती है शरीर को चिकित्सा कक्ष में ले जाने में। सिर के ऊपर का हिस्सा काटता है और पुष्टि करता है कि एलियन गायब हो गया है। फिर आहन री मस्तिष्क को बाहर निकालता है और उसे 2 हिस्सों में काटता है, यह खोजते हुए कि एलियन स्मृति को भ्रष्ट कर रहा है। एक विचार आते ही ली कमरे से बाहर भागती है और दूसरों से टकरा जाती है जो उसकी शर्ट पर खून देख लेते हैं। जल्द ही समूह चिकित्सा कक्ष तक पहुंचता है और उन्हें एहसास होता है कि एलियन उनमें से किसी एक को संक्रमित कर रहा होगा। इस बीच ली नियंत्रण कक्ष की ओर दौड़ती है और अपने कलाई में छिपी चिप तक पहुंचने के लिए एक सूटकेस पकड़ती है। हालांकि कंप्यूटर डेटा तक पहुंच नहीं सकता, इसलिए ली कुछ तारों को खींचकर चिप में एक झटका उत्पन्न करती है, दर्द की परवाह किए बिना। अब वह फिर से कोशिश करती है और चिप के डेटाबेस तक पहुंचती है जिसमें सभी के प्रोफाइल हैं। इस बीच शुन अपने कमरे में जाता है और पाता है कि किसी ने उसकी बंदूक चुरा ली है। जिम में घबराए हुए लोगन चीजें तोड़ रहा है और केटी के उसे शांत करने के प्रयासों को नजरअंदाज कर रहा है। फिर बाउम घोषणा करता है कि उसे लगता है ली संक्रमित है क्योंकि उसने एरिक को पाया था। वे उसे ढूंढने जाते हैं और उसे लोगन का इंटरव्यू देखते हुए पाते हैं। ली भागने की कोशिश करती है लेकिन लोगन उसे पकड़ लेता है और उसके कारण उसका सूटकेस गिर जाता है। एक लड़ाई शुरू होती है और लड़के आसानी से उसे काबू में कर लेते हैं, उसे बेहोश कर देते हैं जब वह गिरती है। जब जागती है हाथ बंधे हैं और बाउम पूछताछ करता है। चेहरे पर थूकती है और बाउम शून्य की बंदूक निकालता है लेकिन लोगन तुरंत निरस्त्र करता है, सोचता है कि यह ज्यादा है। तभी बाकी लोग आते हैं, इसलिए बाउम लोगन को बंदूक लेने के लिए धक्का देता है लेकिन वह गिरकर चलती है। शून्य की बांह में चोट लगती है। अब लाना नियंत्रण में है और वह लोगन और बाउम को कमरे से बाहर निकाल देती है। शून्य उनका पीछा करता है और गोली चलाकर चेतावनी देता है कि फिर दिखे तो मार देगा। अचानक चिकित्सा कक्ष में एक विस्फोट होता है और प्रणाली जल्दी से आग बुझा देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्कैनर नष्ट हो चुका है और अब वे सभी के दिमाग को स्कैन करके एलियन को नहीं ढूंढ सकते। कुछ दिनों बाद लोगन और बाउम के पास खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती हैं, इसलिए वे अनदेखे मंजिलों पर आपूर्ति की तलाश में जाते हैं। उन्हें उस व्यक्ति का शव मिलता है जो गिरा और अपराध बोध से बाउम भाग जाता है। एक अन्य कमरे में वह एक जीवन राफ्ट को भोजन से भरा हुआ पाकर खुश होता है। कुछ आपूर्ति लेने के बाद वह बाहर आता है और देखता है कि केटी गुप्त रूप से लोगन को खाना और दवा ला रही है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि बाउम पृथ्वी के आखिरी पौधों में से एक की नीलामी में है। वहां उसकी मुलाकात मार्गो से होती है और वे जल्दी घुल जाते। उन्होंने डेटिंग शुरू की और बाउम ने पता लगाया वह बहुत मूल्यवान हार की मालिक थी जिसे वह एक नैनोबॉट सेफ में रखती थी। मार्गो के सौतेले बेटे कैस्पर ने समझा कि बाउम मार्गो का उपयोग हार चुराने के लिए कर रहा था और उसने बताया कि उसने इसे उसके पिता से लिया था, इसलिए वह बाउम की मदद करना चाहता था ताकि वह अपना वापस पा सके। बाउम मार्गो के साथ डेटिंग जारी रखता है जबकि गुप्त रूप से वह सब रिकॉर्ड करता है जो वह कहती है ताकि पासवर्ड इकट्ठा कर सके। उसी समय उसने कैस्पर के साथ एक संबंध शुरू किया जो हार चुराकर बाउम के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। आखिरकार बाउम ने सभी शब्द रिकॉर्ड कर लिए और कैस्पर ने उसके लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि वह अंततः हार चुरा सके, जिसे उसने तुरंत एक दुकान में ले गया। हालांकि हार नकली निकला। कुछ ही क्षणों बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल भेज दिया। मार्गो ने मुलाकात की और समझाया कि उसके पति ने असली हार जुए में खो दिया था, इसलिए वह कम से कम बीमा का पैसा पाने के लिए चाहती थी कि कोई इसे चुरा ले। उसने बाउम को वादा किया अगर पुलिस को नकली नहीं बताएगा तो कम सजा मिलेगी। उसने सहयोग नहीं किया, वह चली गई। कैस्पर ने भी मुलाकात की और समझाया कि वह उसके साथ काम नहीं कर रहा था। मार्गो ने गलती से उन्हें एक साथ देख लिया और सच्चाई का पता चल गया। फिर भी उसने बाउम की मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी, क्योंकि वह अपने पिता की तरह जुआरी था। फिर भी प्यार में बाउम ने चुप रहने के लिए सहमति दे दी। वर्तमान में बाउम केटी के जाने का इंतजार करता है और लोगन को जीवन राफ्ट तक ले जाता है। लोगन सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश करेगा ताकि वे इसे मुख्य जहाज से अलग कर सकें। इस बीच लाना और एवलिन सामान कक्ष खोलते हैं ताकि हर कोई अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं प्राप्त कर सके। लोगन के पास कोई सामान नहीं है क्योंकि पृथ्वी पर उसके पास कुछ भी नहीं था और केटी उसे सांत्वना देने के लिए उसे चूमती है। उसके प्रति उसकी भावनाएं जीवन राफ्ट दिखाने प्रेरित करती और उन्हें बाउम द्वारा देखा जाता है। लोगन उसका सामना करता है और कहता है कि केटी उनके साथ आ रही है, उसकी आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए। बाद में निजी में केटी बताती है कि उसने एक क्रू सदस्य का टैग पाया है, उसे बाउम पर भरोसा नहीं है, इसलिए लोगन केवल उसके साथ जाने के लिए सहमत होता है। वे टैग का उपयोग करके राफ्ट को सक्रिय करते हैं, लेकिन जाने से पहले केटी और दवा लाने के लिए जाती है। यह ली द्वारा देखा जाता है जो संदेहास्पद हो जाता है। इस बीच बाउम लोगन का सामना करता है क्योंकि उसने सब कुछ सुन लिया था और पोर्ट से बाहर निकलने से पहले आपातकालीन लॉन्च शुरू कर देता है। लोगन तुरंत उसके पीछे बाहर आता है और वे राफ्ट को उड़ते हुए देखते हैं। फिर लोगन बाउम को घूंसा मारता है जो बदले में उसे गला घोंटकर जमीन पर छोड़ देता है। कुछ मिनट बाद केटी उसे पाती है, लेकिन लोगन गुस्से में है और उसे बाहर निकाल देता है। ली लोगन को ढूंढ लेती है और लेजर से धमकाती है ताकि वह कबूल करे कि उसे पहली बार द्वारा कब पड़ा। यह उस फाइल से मेल खाता है जिसका मतलब है कि उसकी याददाश्त ठीक है और वह साफ है। ली उसे साथ काम करने मना लेती है और वे एक कमरे में छिप जाते हैं जहां लोगन उसकी सूटकेस की मरम्मत में मदद करता है। अचानक जहाज गड़गड़ाने लगता है और समूह कंप्यूटर की जांच करता है ताकि पता चल सके कि वे सेल 50 में दबाव खो रहे हैं। उन्हें इसे और खराब होने से रोकने के लिए छेद को पैच करना होगा। शॉन, एवलिन, लाना और हेनरी कुछ उपकरण इकट्ठा करते हैं और सेल की ओर जाते समय वे लोगन से टकराते हैं जो मदद के लिए उनके साथ आता है।
सेल 50 में वे एक क्षुद्र ग्रह और जहाज के बीच के किनारों को सील करना शुरू करते हैं। तभी एवलिन अचानक घोषणा करती है कि उन्हें भागना होगा। दीवार में एक छेद खुल जाता है और समूह को बाहर उड़ने से बचने के लिए पकड़ना पड़ता है। दुर्भाग्यवश लोगन एक बॉक्स से टकरा जाता है और क्षुद्र ग्रह के खिलाफ कुचल जाता है। फिर बॉक्स छेद में फंस जाता है, उसे पूरी तरह से ढक देता है। शॉन और लाना लोगन के शरीर को लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जल्द ही बॉक्स टूट जाता है और हवा का बहाव फिर से शुरू हो जाता है। सौभाग्य से लोग पकड़ने में सफल होते और दरवाजे तक पहुंचते समय पर बंद कर देते जब क्षुद्र ग्रह विघटित होने को होता। नियंत्रण कक्ष में ली को पता चलता है प्रणाली रक्षा सक्रिय कर रही है और वह शॉन के समूह से संपर्क करता ताकि उन्हें चेतावनी दे सके। जहाज उस रिंग को डिस्कनेक्ट करेगा। एवलिन दरवाजा बंद होने से पूर्व उसे पार कर लेती है, लेकिन लाना ठोकर खाती है और पीछे रह जाती है। शुन ली से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन प्रणाली उसे अनुमति नहीं देती। जब हेनरी और एवलिन लोगन को बॉम्ब के साथ ले जाते हैं, शुन लाना से कहती है कि उसका एकमात्र विकल्प है कि वह एक स्पेस सूट ढूंढे और क्षुद्र ग्रह के छेद से रिंग से बाहर कूद जाए। इस बीच समूह लोगन को चिकित्सा कक्ष में ले जाता है। उसे एक ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, लेकिन उन्हें उसका रक्त समूह नहीं पता है और गलत रक्त देने से उसकी जान जा सकती है। हेनरी का रक्त समूह O पॉजिटिव है, जो सबसे आम प्रकार के रूप में जाना जाता है। वैसे भी लोगन मर रहा है, इसलिए हेनरी सोचता है कि उन्हें जोखिम उठाना चाहिए। उसी समय ली अपना सूटकेस ठीक कर लेती है और समय पर प्रोफाइल चेक करती है ताकि दूसरों को बता सके कि लोगन का रक्त समूह A है। बॉम्ब के पास ये है और वे तुरंत ट्रांसफ्यूजन शुरू कर देते हैं। लाना वापस लौटकर सूट ढूंढ सेल 50 में प्रवेश करती है। अपने डर से निपटने शून्य की आवाज पर ध्यान केंद्रित करती है। वह उसके अतीत के बारे में पूछता है, इसलिए वह अपने भाई की एक कहानी बताती है ताकि ध्यान भटक सके। वह सावधानी से छेद के माध्यम से बाहर निकलती है और जहाज के किनारे को पकड़ लेती है, जबकि शून्य एयरलॉक खोलता है जिससे उसे दर्द होता है। जब अंगूठी अंततः बाहर निकल जाती है, लाना छलांग लगाती है और शून्य पर उतरती है। दरवाजा बंद कर देती है इससे पहले कि ठंड उसे मार सके। कुछ क्षण बाद लोगन अकेला जागता है और अपने ऊपर घायल ली को देखता है। वह उसके ऊपर खून बहाती है और मरने से पहले कहती है, यह अंदर है। लोगन तुरंत दूर हट जाता है और केटी उसे ढूंढ लेती है। एक और फ्लैशबैक दिखाता है कि लोगन कानून के साथ एक समझौते के हिस्से के रूप में एक रिटायरमेंट होम में सामुदायिक सेवा किया करता था। पुरानी महिलाओं में से एक ने उस पर मरगो लाना की गंध महसूस कर साझा किया। वह इच्छा मृत्यु की मंजूरी नहीं चाहती थी। अपने जन्मदिन पर लोगन ने उसे आखिरी मजेदार दिन बिताने के लिए सवारी पर ले गया। इस सफर ने उसे इच्छा मृत्यु के कागजात पर हस्ताक्षर से पहले इंतजार करने को मना लिया। अगले दिन लोगन ने पाया कि उसने दिन को उज्ज्वल नोट पर खत्म करने के लिए झूठ बोला और अपनी मृत्यु के लिए जाने से पहले उसने उसके लिए अपना थिया टिकट छोड़ दिया। वर्तमान में केटी अलार्म बजाती है और समूह चिकित्सा कक्ष में आता है। लोगन उन्हें बताता है कि क्या हुआ और वेली को खोलने के लिए सहमत होते हैं। हेनरी प्रक्रिया से गुजरता है और यह जानकर क्रोधित हो जाता है कि मस्तिष्क में कोई एलियन या क्षति नहीं है। हालांकि एक प्रवेश घाव है, उसे छुरा घोंपा गया था। शॉन और लाना लोगन पर बंदूकें तानते हैं, जो उन्हें ली की परियोजना के बारे में बताता है। फाइलों तक पहुंच और यादों की तुलना से एलियन का पता चलता है। समूह सहमत है कि ली का चिप ढूंढना होगा ताकि काम जारी रहे, जिससे बम अचानक भाग जाता है और समूह को चिकित्सा कक्ष में बंद कर देता है। जबकि बम ली के कमरे की तलाशी लेता है, समूह चिकित्सा कक्ष की खिड़की तोड़ देता है। फिर लाना, शॉन और हेनरी बम के पीछे जाते हैं। जब शॉन और लाना ली के कमरे में प्रवेश करते हैं तो बम हेनरी को चौंका देता है और उसे बंधक बना लेता है। बम कसम खाता है कि वह संक्रमित नहीं है और जैसे ही जोड़ी अपनी बंदूकें नीचे रखती है, वह हेनरी को छोड़ देता है और एक बेडरूम में भाग जाता है। दरवाजा बंद होने से पहले उसके पेट में गोली लग जाती है। त्रयी बाहर इंतजार करती है और उसे चिल्लाते हुए सुनती है जब वह गोली निकालता है। उसी समय हेनरी एक अन्य दरवाजे पर खून देखता है और वह अंदर जाकर वह स्केलपेल पाता है जिससे ली की हत्या हुई थी, जिसका मतलब है कि यह बम नहीं था। इन्फर्मरी में लोगन ली का हाथ पकड़ता है और घाव देखता है, यह महसूस करते हुए कि उसने कहा था ये अंदर है, जिसका मतलब चिप था। वह और केटी ली की कलाई काटना शुरू करते हैं और चिप निकाल लेते हैं। फिर वे सूटकेस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन लोगन बहुत कमजोर होता है और केटी को बताता है कि इसे कहां ढूंढना है। वह प्रोफाइल्स खोजने के लिए दौड़ती है और अपना प्रोफाइल देखती है, लेकिन वीडियो ज्यादा नहीं दिखाता क्योंकि केटी ने इंटरव्यू के दौरान मानसिक संतुलन खो दिया था और सवालों का जवाब नहीं दिया था। गुस्से में केटी चिप को नष्ट करना शुरू कर देती है जब उसे लाना और शून द्वारा पाया जाता है, जो सोचते हैं कि वह एलियन है क्योंकि स्केलपेल उसके कमरे में था। केटी कसम खाती है कि यह सच नहीं है और शून्य पर पानी गिराने के लिए एक पॉट खोलती है, फिर भाग जाती है। लाना जल्दी से उसके पास पहुंच जाती है और कुछ संघर्ष के बाद उसे बेहोश कर देती है। एक नया फ्लैशबैक दिखाता है कि केटी अपने भाई एंडी से मिलने के लिए यात्रा कर रही है, जो इतने सालों बाद उसे देखकर खुश नहीं था। वह साथ में समय बिताना चाहती थी, लेकिन एंडी उसे लगातार टालता रहा। इसके बजाय केटी ने स्थानीय लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और शॉन से मिली, जो उसके प्रति दयालु था। हालांकि एंडी ने उससे कहा कि वह उससे दूर रहे। केटी ने सहमति दी, उसने अपनी गर्दन में चिप छुपाई थी। आखिरकार एंडी ने उसे अपने उपदेशों में आने दिया, जिनमें वह बिना तकनीक के जीवन के बारे में बात करता था। यह क्षण एक ड्रोन द्वारा बाधित हुआ, जिसने केटी की चिप को स्कैन किया और फिर उड़ गया। अब स्थानीय लोग उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे, सिवाय शॉन के, जो शहर में एक और मिसफिट के होने से खुश था और उसे घुड़सवारी के लिए ले गया। केटी बहुत तेज गई और गिर गई।
जब वह जागी तो वह घर पर थी और एंडी ने उसे बताया कि उसने शॉन को बाहर निकाल दिया। एक बहस छिड़ गई और यह खुलासा हुआ कि जब केटी किशोरी थी उसने उस बच्चे के ट्रेलर को जला दिया था जिसने एंडी को मारने के लिए परेशान किया था। एंडी ने उसे माफ नहीं किया और केटी को जाना पड़ा। जब केटी जागती है तो उसके हाथ बंधे होते हैं और उसे बंद कर दिया गया है। समूह इस पर चर्चा करता है कि उसके साथ क्या करना है और सहमत होता है कि इसे थिया पर अधिकारियों को सौंप दें क्योंकि उनके पास केवल एक दिन बचा है। अचानक जहाज में गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और समूह को पता चलता है कि ढालें बंद हो रही हैं। तभी वे देखते हैं कि वे आखिरकार थिया को देख सकते हैं। उनके आश्चर्य के लिए एक जांच गृह से बाहर उड़ती है और जहाज से जुड़ जाती है। समूह इसे जांचने के लिए दौड़ता है लेकिन यह खाली है। अचानक जांच चमकने लगती है और जहाज की प्रणाली पर नियंत्रण कर लेती है। यह एक गैर स्थानीय जीवन रूप का पता लगाता है, इसलिए यह एक विशेष प्रोटोकॉल सक्रिय करता है क्योंकि सभी जहाज के छल्ले भी चमकने लगते हैं। कोठरी में केटी को घबराहट का दौरा पड़ रहा है क्योंकि फ्लैशबैक उसे परेशान कर रहे हैं। शॉन और लाना गलियारों की जांच करने जाते हैं और देखते हैं कि आखिरी घेरे में गैस छोड़ी जा रही है। इसलिए हेनरी एक कुल्हाड़ी का उपयोग करके दीवार तोड़ता है और झर के टैंक खोजता है। गैस का उपयोग जहाज पर सभी को मारने के लिए किया जा रहा है और यह शीघ्र अन्य घेरों तक पहुंच जाएगी। वेन बॉम्ब सोचता है कि उन्हें खुद को बचाने के लिए केटी को मारना होगा और जब सभी बहस कर रहे लोगन कोठरी में जाता है और उसे मुक्त करने के लिए कांच तोड़ देता है। तब लाना फिर से हत्या करने से इनकार करती है, इसलिए शॉन उसे अपनी बंदूक बॉम्ब को देने के लिए मजबूर करता है और वे केटी को मारने के लिए उसकी तलाश में निकल जाते हैं। एक पीछा शुरू होता है और जल्द ही लड़के केटी को ढूंढ लेते हैं। उसने चिप को नष्ट कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोगन उसके अतीत को जाने। शॉन अपनी बंदूक नीचे रख देता है, यह कहते हुए कि वे पहले ही गलत हो चुके हैं। उसी समय उन्हें रेडियो पर एक संदेश मिलता है कि हेनरी के पास एक विचार है। समूह एकत्रित होता है और हेनरी समझाता है कि खारा से शरीर का तापमान इतना कम कर सकता है कि मृत्यु का आभास हो। मेजबान मरने पर परजीवी भी मरता है। हेनरी स्वीकार करता है कि वापस लाने में असफल हो सकता है, लेकिन केटी फिर भी तैयार हो जाती है। परीक्षण शुरू होता है और केटी की हृदय रुकने लगती है, लेकिन जल्द ही वे जहाज के कंप्यूटर को एक और चक्र में अधिक जहर छोड़ते हुए सुनते हैं, जिसका मतलब है कि एलियन अभी तक मरा नहीं है। हेनरी उसे वापस लाने का काम शुरू करता है और इसमें बहुत समय लग जाता है। वह मर चुकी है। सौभाग्य से अंत में केटी जाग जाती है। कुछ मिनटों बाद समूह इस पर बहस करता है कि क्या करना चाहिए, इसलिए एवलिन और एबिगेल कप्तान के कमरे की तलाशी लेना शुरू करते हैं। उन्हें एक होलोग्राम मिलता है जो थिया के सौरमंडल को दिखाता है, जिसमें एक ग्रह है जिसे आइरिस कहा जाता है, जो पहले कभी नक्शों पर नहीं दिखा था। वहाँ एक गोपनीय फाइल भी है जिसे आइरिस घटना कहा जाता है और वे जान जाते हैं कि कंपनी ने एक जहाज भेजने की कोशिश की थी, लेकिन मिशन आक्रामक एलियंस के कारण विफल हो गया। एवलिन कुछ फुटेज चलाती है और वे देखते हैं कि एक महिला मर जाती है क्योंकि उसका शरीर मरोड़ता। यह वही एलियन है और यही कारण है कि जहाज में पहले से ही आपातकाल के लिए जहर तैयार है। दूर रहो। हेनरी और लाना ऑक्सीजन टैंकों की तलाश शुरू करते हैं। लोगन उन्हें चेतावनी देता है कि जहर उन तक पहुंचने वाला है, इसलिए वे जितने टैंक संभव हो उतने लेकर दौड़ते हैं। कमरे से ठीक पहले बाहर निकल जाते हैं जब जहर पहुंचता है। दुर्भाग्य हेनरी इसका सांस ले लेता है, इसलिए वह कमजोर होता है। बॉम्ब कुल्हाड़ी से हमला करने जाता है, लेकिन वह नुकसान नहीं कर पाता। जहर जल्द ही उस तक भी पहुंच जाएगा और केटी उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि उसने लोगन को अपने खून से बचाया था। जब वह उसे ढूंढती है तो वे बहस करते हैं जब तक कि वे स्क्रीन पर नहीं देखते कि जांच यंत्र जल्द ही थिया पर वापस जाएगा। यह उनकी बचने की संभावना हो सकती है, लेकिन इसका एक वजन सीमा है। इस बीच सीन और लाना हेनरी के लिए दवा की तलाश में जाते हैं और सीन मैक्स के शरीर में कुछ नोटिस करता है। वह लाना से जाने के लिए कहता है, फिर मैक्स और उसके भाई की तस्वीर लेता है जो एवलिन ने पहले वहां छोड़ी थी। पीछे लिखा है मैक्स और सैम, जो सीन को संदेहास्पद बनाता है। जब केटी और बॉम्ब दूसरों को जांच यंत्र के बारे में बताते हैं, सीन लाना के कमरे में जाता है और खोज करता है। वह जानकारी प्राप्त करने और अपनी याददाश्त की खामियों को भरने के लिए क्रू के वीडियो लॉग देख रही थी। हेनरी को दवा देने के बाद लाना सीन की तलाश में जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि लाना पूल में थी और एरिक ने उस पर हमला करने का मौका लिया। उसने एलियन को उसके पास पहुंचा दिया। वीडियो की मदद से उसने इंसानों की तरह व्यवहार करना सीखा और उसने रिकॉर्ड किए गए नोट्स रखना शुरू कर दिया ताकि अगर उसे फिर से शरीर बदलना पड़े तो वह तैयार रहे। हालांकि लाना की यादें अंदर के एलियन को परेशान करती रहती हैं और शून के साथ जुड़ाव ने उसे सिखाया कि इंसान दुख और जीवित रहने को कैसे संभालते हैं। स्कैनर को नष्ट करने वाली वही थी और जब शून ने उससे उसके बारे में कुछ बताने को कहा तो उसने उसे सैम नामक एक भाई की कहानी सुनाई जो उसने वीडियो से ली थी। वह मैक्स का भाई था, इसलिए तस्वीर पर नाम ने उसकी झूठ को उजागर कर दिया। लाना ने ली को बेहोश लोगन से बात करते हुए सुना और जब ली ने देखा कि उसके पास उसकी बंदूक नहीं है तो उसे शक हुआ, इसलिए लाना ने उसे स्केलपेल से मार डाला, जिसे उसने बाद में केटी के कमरे में गिरा दिया। इससे लाना की यादें जाग उठी जो अपराध बोध से भरी थीं, जिससे उसे एक टूटन का सामना करना पड़ा, भले ही वह एक एलियन थी। वर्तमान में शून लाना पर हमला करता है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी संघर्ष के बाद लाना शून को धक्का देकर भाग जाती है। शून तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और लड़ाई फिर से लिफ्ट के पास शुरू हो जाती है। लाना शून को अपनी बंदूक की नोक पर रोक देती है और शून उसे राक्षस कहता है, जिससे लाना को बच्चे की मौत याद आ जाती है। यह मानते हुए कि वह एक राक्षस है, वह बंदूक शून को दे देती है जो उसे मारने के बजाय बेहोश कर देता है। उसी समय एबिगेल स्पीकर पर घोषणा करती है कि उनमें से कोई भी यह नहीं चुन सकता कि किसे पीछे छोड़ना है, इसलिए वे वहीं रहेंगे और लाना और शून को जांच यान लेने देंगे।
जब समूह ऑक्सीजन मास्क इकट्ठा करता है, जीवित रहने की उम्मीद में, शून्य लाना को उठाकर जांच यान तक ले जाता है, फिर वह उसे अंदर के साथ बाहर निकाल देता है। कंप्यूटर तुरंत प्रोटोकॉल रद्द कर देता है और घोषणा करता है कि वे जल्द ही थिया पर उतरेंगे। पूरा समूह जश्न मनाने लगता है, सिवाय हेनरी के, जो अचानक उल्टी करता है और गिर जाता है। जांच यान में लाना को थिया से एक संदेश मिलता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पास न आए क्योंकि ग्रह सुरक्षित नहीं है।